नमस्कार मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और जी जी, थैंक करबद्ध यू सो प्रणाम है। मच। और आई कैन नॉट एक्सप्लेन द लेवल ऑफ माई हैप्पीनेस सीइंग यू हियर। और ऑलवेज फर्स्ट प्लेजर, थिंग ऑलवेज। फर्स्ट, पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। अ, इसके साथ हम शुरुआत करेंगे और मेरा ग्रेटिट्यूड आप बिगनिंग में ही एक्सेप्ट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद परिमल जी, और आशा है कि और भी ऐसे हम प्रोग्राम करते रहेंगे। और दर्शकों से ये अपील है कि परिमल जी को जो है वो सब्सक्राइब करें और इनका मनोबल बढ़ाएं। इस तरीके के प्रोग्राम को ये लेके आना जाना लेके यूट्यूब पे आ रहे हैं। और परिमल जी, आप भी अपना कुछ परिचय दे दीजिए ताकि लोग आपके बारे में जान लें। बाय प्रोफेशन तो वैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ अच्छा और अच्छा। थोड़ा बहुत टीचिंग भी कर लेता हूँ। बाकी आपके पग चिन्हों पे चलकर बहुत कुछ सीखना है अभी। अरे नहीं नहीं, हम आपसे सीखेंगे यहाँ पे, नहीं लर्न सर, फ्रॉम। तो आप तो यू आर एन एपिटोम ऑफ ज्ञान फॉर मी। तो आई एंजॉय एवरी बिट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन ऑन द यूट्यूब विद डिफरेंट पीपल। तो मेरा छोटा सा चैनल है एक, लाइफियोनॉमिक्स 0360 करके, जिसके ऊपर मैं ये जनरल संवाद आप जैसे वरिष्ठ और ज्ञानवान लोगों के साथ शूट करके पोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे मेरा एक एजुकेशनल चैनल भी है, सीए परिमल सिंघल के नाम से, यूट्यूब पर अभी अच्छा। क्योंकि करंट अफेयर्स और जिंदगी से रिलेटेड चीजें, अपने यूथ को मोटिवेट करने वाली चीजें मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं, तो इस चैनल का मैं प्रयोग कर रहा हूं जिसका नाम है लाइफियोनॉमिक्स 0360। चलिए, आप इसकी लिंक दे दीजिएगा तो मैं इसको ना अपने भी चैनल के उस पे डाल दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट पे, ताकि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे आपसे सीखना चाहते हैं या बहुत से और लोग, सीए से तो कौन नहीं, सीए तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है, तो सब कोई जानना चाहता है सीए को। तो आई होप कि दे विल बी इन टच विथ यू। हाँ जी सर, मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। आज का मौजू या एजेंडा में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूं तो, करंट अफेयर्स में अभी जो इंडिया और यूएस नहीं बोलूंगा मैं, इंडिया और ट्रम्प वॉर चल रही है। बिकॉज यूएस इन ऑल इज अ सेम कंट्री, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रम्प तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। और वैसे जो मेरे एपिसोड्स हैं इनका मैंने शीर्षक सत्यमेव जयते रखा है। तो कुछ जनरल चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा कि what does Satyamev Jayate actually mean? Does it hold the relevance it used to when it was coined back in the times of Vedas? और आज के समय में हमें क्या बिल्कुल होप छोड़ देनी चाहिए कि कुछ भी सही नहीं हो सकता, या आप उसका थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे कि आप यूथ को होप छोड़ देनी चाहिए? आजकल जो अभी करंट में चल रहा है, कुछ शिक्षकों का भी प्रोटेस्ट चल रहा है, एसएससी कुछ एग्जाम्स में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, तो क्या अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लड़ सकते हैं, या हमें डर के सहम के बैठ जाना चाहिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहिए और अमीरों की तरह इंडिया को छोड़ देना चाहिए, या होप रखनी चाहिए और क्रांति अपने अंदर जगाए रखनी चाहिए? इस विषय में मैं आज वार्तालाप करने की अपेक्षा रखता हूं आपसे। जी जी, तो बिल्कुल, आई लुक फॉरवर्ड टू। छोटी सी मैं गलत हो सकता हूं, पर सत्यमेव जयते वैसे तो अलोन ट्रुथ शैल ट्रियम्फ अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं। तो एक क्रूड सा एग्जाम्पल है, आप इसके ऊपर बताइएगा आपके विचार क्या है कि सत्यमेव जयते का मतलब यही है, मैं जो मानता हूं प्रैक्टिकली, किताबों से बाहर, कि जब लोग मुझसे कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, कोई गलत काम भी नहीं करते, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? तो मैं उनसे यही कहता हूं, क्योंकि एक बहुत पुरानी हमारे उपनिषदों से सेइंग ली गई है, सत्यमेव जयते। सही मेव जयते कोई सेइंग हम फॉलो नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए क्रूड सा एग्जाम्पल है कि हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें कुछ रॉबर्स पकड़ लें और गन पॉइंट पर हमसे हमारी सारी कीमती चीजें छीनने की कोशिश करें, तो सही तो हमें, सारा सामान हमारा है, हमसे नहीं छीना जाना चाहिए, पर ताकत उनके पास है, तो ये सत्य है कि क्या वो छीन सकते हैं? हाँ, छीन सकते हैं। तो क्या मैं सही सोचता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है कि सत्यमेव जयते वो छीन पा सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये क्षमता है, तो वो छीन लेंगे आपसे और आप सही होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे? तो क्या मेरा ऐसा सोचना सही है, या मैं बहुत ज्यादा डिजेक्शन में और डेस्पोंडेंस में जा रहा हूं ऐसा सोचकर? नहीं देखिए, जो चूंकि सत्य में जयते मुंडको उपनिषद में हाँ, से लिया गया है, ठीक है हाँ ना। जी, अगर आप इसका सिर्फ एक पार्ट देखेंगे तो जस्टिस फिर छोड़ के। हम, हाँ, क्योंकि ये पूरा श्लोक है,
ठीक है हाँ ना। जी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता ऋचा, श्लोक, मंत्र, इन सब में अंतर क्या होता है, आप समझ रहे हैं। तो हम लोग जैसे अब हम संस्कृत में हर चीज को श्लोक ही बोल देते हैं, पर कुछ चीजें ऋचाएं हैं, कुछ चीजें मंत्र हैं, कुछ चीजें जो है श्लोक हैं, कुछ एक और वर्ड है संस्कृत का, वो अच्छी सेइंग्स के लिए वो मैं भूल रहा हूँ, उसको भी कहते हैं। तो सत्यमेव जयते, देखिए ऐसा है, मुंडको उपनिषद जहां से उठाया गया, सो कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। यानी कि जो आप सत्य की जो बात कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि देवताओं के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में, ठीक है ना, कि अगर आप जिसे समझ लीजिए इमेंसिपेशन लेना चाहते हैं या आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और आप सत्य के मार्ग से भटक गए, सत्य यहाँ पे बहुत, जिसे समझ लीजिए बहुत डीप कॉन्सेप्ट में लिया गया। ये वो सत्य नहीं है जिससे हम आप रोज रोज समझ लीजिए अपने दिनचर्या में एक उसके अक्रॉस आते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है या किसी के साथ गलत हो रहा है, जो वो कह रहा है वो सही नहीं माना जा रहा। ये उस सत्य की बात नहीं करता। वो सत्य जो है वो न्याय का सत्य है। हाँ, जस्टिस की बात, जस्टिस, किताबों में। हाँ, नहीं किताबों में ऐसा नहीं है। न्याय, देखिए भारत में न्याय का मतलब सिर्फ जस्टिस नहीं होता, न्याय का मतलब जस्टिस भी होता है। पूरी एक पुस्तक लिखी गई है, और आप सीए हैं तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पुस्तक आप पढ़ें, और जब आप क्लासेस लें और बच्चों को पढ़ाएं तो उस पुस्तक को उद्धृत करें। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देखिए, हम जैसे लोगों के, जो आप भी लॉ पार्शियली तो पढ़े ही हैं, हम भी लॉ पढ़े हैं, उनके टेक्स्ट में से ये जो रीजनिंग है, एज अ सीए यू हैव टू बेस योर प्रैक्टिस ऑन लॉट ऑफ रीजनिंग्स, ठीक है ना भाई, कि इनकम जो है ये इस वाले कैटेगरी में आ सकती है, ये उस वाले में हो सकती है, वहां से बचा सकते हैं, वहां से बचा सकते हैं। तो पॉइंट ये, दिस ऑल रिक्वायर्स रीजनिंग, ठीक है ना। और उस रीजनिंग के लिए एक पुस्तक लिखी गई थी आज से बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले, उसका नाम है न्याय सूत्र। न्याय सूत्र, उसको आप पढ़ें। मैं पढ़ूंगा बिल्कुल सर। और उसको इंग्लिश में समझें, और हो सके तो कोई विद्वान जन संस्कृत वाला हो, तो चूंकि जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो अंग्रेज जो है वो डंडी मार देते हैं। देखिए ये मेरे साथ हुआ था, मेरी किताब है जो अभी पब्लिश हो रही है रुटलेज की, उसमें मैंने मेरी अब ये था कि भाई हम इंग्लिश जो लिखते हैं वो उस क्वालिटी की इंग्लिश तो नहीं होती है जिस तरीके का वो लिखते हैं, क्योंकि हम नेटिव तो है नहीं, और मैं तो वैसे भी हिंदी मीडियम का प्रोडक्ट हूँ। हालांकि अब जो है वो मैं भी सर आउट एंड आउट हिंदी मीडियम का प्रोडक्ट हूँ। अच्छा चलिए, तब तो वी आर ऑफ सेम एज। अच्छा चलिए, तब तो हम लोग एक दूसरे का जो दुख है वो समझ सकते हैं। सर ज्ञान में आप बहुत आगे, मैं पहली सीढ़ी पे हूँ, आप 1000वीं सीढ़ी में हैं। तो मुझे आपके पीछे पीछे चल के बहुत कुछ सीखना है। नहीं, ज्ञान में आप भी, आपकी जो जो फील्ड है उसमें आप बहुत आगे हैं, मैं अपनी फील्ड में थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, मेरे कहने का ये तात्पर्य था ना कि आप जिस सत्य की बात कर रहे हैं वो सत्य सामाजिक सच्चाई है, सामाजिक ट्रांजैक्शन का पार्ट है। उसमें ये रहना, जैसे कृष्ण जी ने जब दुर्योधन और यानी कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, तो वहां पर सत्य की बात नहीं की कि सत्य कौन है, पांडवों का जो कॉज था या कौरवों का जो कॉज था। आप देखिए, कौरव किस लिए लड़ रहे थे? कौरव इसलिए लड़ रहे थे कि वो कह रहा था मैं बड़ा बेटा हूं, मेरे पापा राजा है, मैं राजा बनूंगा, इंसानों को हटाओ। टेक्निकली वो गलत तो नहीं था उस दृष्टि से, क्योंकि पांडु के बाद जो है अब धृतराष्ट्र बने, अब उनके प्रति, पांडवों के प्रति एक मोरालिटी का फैक्टर था और एक थोड़ा सा लाइकिंग थी कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन दुर्योधन कहां से आउट एंड आउट गलत हो गया? जब वो रंगमंच में था और वो गिर गया, अंधे का बेटा अंधा कहा द्रौपदी जी ने उसको। तो आप सोचिए कि बीज कहीं तो जले होंगे ना, वो एक्सट्रीम पे चला गया, बात अलग है। तो इसलिए मैं ये सब इसलिए बताना चाह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अपने धर्म का पालन करो, वो ये नहीं करे सत्य का पालन करो, कि तुम्हारा कॉज सत्य है, वो ये कही नहीं रहे हैं। वो कह रहे धर्म का पालन करो,
धर्म का सत्य और असत्य से कोई लेना देना नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। पर वो जब धर्म की बात करते हैं तो वो जस्टिस की बात करते हैं मेरी समझ वो के कर्तव्य अकॉर्डिंग। की बात करते हैं। वो कह रहे तुम मारो इनको। जब आप मार रहे हो उनको, भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह तो पांडवों के प्रति वो रखते थे, वो तो अपनी कुर्सी से बंधे हुए थे। नहीं, मेरा आज के एजेंडे में ये भी है फिर इससे रिलेटेड टॉपिक, कि मुझे पता नहीं है कितना सेफ है पॉलिटिकली कहना, कि जो मैं डेस्पोंडेंस की बात करता हूं कि एकदम डिजेक्शन सा है, होपलेसनेस सी है, कि क्या हम अपने देश में लोगों की जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं? सेट तो कर ही नहीं सकते, वी डू नॉट हैव दैट पावर, पर क्या मांग सकते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए हमारे प्रदेश में जस्टिस सर्व हो रहा है, क्योंकि अभी गद्दी पर ऐसे नेता बैठे हुए हैं कि जस्टिस सर्व हो रहा है, बट जब कृष्ण ने जस्टिस किया तो उसने केवल दुशासन को सजा नहीं दी, उस दरबार में जिसने भी जो इज्जत थी नारी की उसको तार तार होते हुए देखा और मूक दर्शक बना रहा और एक तरह से पैसिव उसको सपोर्ट दिया, सबका वध किया गया। पर हमारे समय में, इस समय में क्या हो रहा है कि वध केवल एक अतीक अहमद का हो रहा है या उसका हो रहा है, और उसके समय में जितने भी लोगों ने उसको शरण दी है, जिनकी बैकिंग की वजह से वो ये सब कर पाया, उनका कुछ। मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि इस एपिसोड के होने के बाद वो गए 1 साल के वनवास के लिए पांडव, ठीक है ना। उसके बाद जब पांडव आए तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आए उनके दूत बन के। इतना कुछ होने के बाद भी लाक्षागृह में करने की कोशिश की कि 5 गांव दे दो। मैं समझ रहा हूं आप उस लेवल, मुझे पता था आप उधर भी जाएंगे इसका आंसर देने के लिए, तो मेरे कहने का पर जब वो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, पर वो फिर इसका फिर काट ये है कि जब वो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और भीष्म पितामह उनसे पूछते हैं कि मैंने तो कुछ गलती नहीं की, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, तब वो कहते तुमने गलती की, इतनी शक्तियां होने के बावजूद, बहुत सारी गलतियां शुरुआत तुम्हारे पिता के समय से हो गई थी, पर तुमने कुछ क्यों नहीं किया? जब जिस समय तुम्हारी कुल वधू का वस्त्र हरण किया जा रहा था तब तुमने कुछ नहीं किया। तो कृष्ण जी ने उस बात को वहां काट दिया और बोला कि तुम्हें इसलिए सजा मिल रही है क्योंकि तुम चुप बैठ रहे हो उस समय। वही देखिए, तो वो जो चुप बैठने की मजबूरी थी भीष्म पितामह की, जिसे अमात्य कहते हैं हमारे यहाँ ना, वो चूंकि मंत्री थे, जब आप अमात्य हो जाते हैं तो चेयर और चेयर पे बैठा हुआ जो मनुष्य है उनके बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो अमूमन लोग भूल जाते हैं या उसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते। तो जब आप पितामह का वध कर रहे हैं, पितामह ने तो डायरेक्टली कोई इनकी वो नहीं की, इनके अगेंस्ट में कोई वो जिसे कह लीजिए दुष्प्रचार या इनका कोई तिरस्कार या इनका कोई नुकसान नहीं किया। वो दुर्योधन कर रहा था, और दुर्योधन जो है उस चेयर पे धृतराष्ट्र थे, उनके पिताजी थे, तो वो धृतराष्ट्र जी की आज्ञा मानना जो था वो उस अमात्य पद का वो था। तो देखिए, जब आप बात करते हैं सही या गलत की, तो कुर्सी या चेयर या पद या पोजीशन ये अपने आप में गलत या सही नहीं होते। अकाउंटेबिलिटी मांगना जो है उसी पद या उसी परिसीमन के अंदर में हो सकता है, ठीक है ना, जिसको आप लोगों की क्या कहते हैं उसको, कि वो उत्तरदायित्व तय करने की अगर बात हो रही है कि वो उनका अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो देखिए, ये जो ये विश्व है ना, ये बहुत इम्परफेक्ट है। इसको हम आप परफेक्ट बनाते हैं थ्रू दी आर्टिफिशियलिटी ऑफ लॉ, ठीक है ना। और उस लॉ में सिस्टम जो है वो कितना फॉलो होगा वो उस पर डिपेंड करता है, जो उस पद पर बैठा हुआ है कि वो उस लॉ को कैसे देखता है। देखिए, लॉ या इस तरीके के नियम विधि ये सब चीजें तभी वैल्यू या मूल्य रखेंगे जब पद पर बैठने वाला व्यक्ति गुड फेथ में काम करे। आपकी जो सारी शिकायतें हैं, कई बार चीजें नियमबद्ध भी हो सकती हैं, मगर वो यदि गुड फेथ ना हो, उसकी नीयत सही ना हो, बल्कि वो नियम के साथ खेलने का प्रयास कर रहा हो और नियमों का उपयोग करते हुए गलत कार्य कर रहा हो, क्योंकि नियम सही या गलत नहीं डिसाइड करते। नियम ये कहते हैं कि आपको नियमवतः चलना है और इस पे चलेंगे तो एक ऑर्डर सोसाइटी, नियम ऑर्डर तय करता है, नियम सही गलत तय नहीं करता। सर, इसी बात पे मैं आपको इंटरजेक्ट करूंगा कि जो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप है और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है प्रेजेंट की, तो उसमें तो हम और आपको पता है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। हम बोल नहीं सकते, हम डरे हुए इतने हैं, हम बोल नहीं सकते, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप ऐसा है कि जो पार्टीज हैं उनके पास भीड़ है, ताकत है। तो इवन
जो सजा याफ्ता मंत्री भी हैं वो भी जब वापस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के अंदर आ जाते हैं तो जो रूलिंग पार्टीज होती हैं वो उसे पार्लियामेंट्री डिकोरम के तहत जी करके संबोधित करते हैं, ये नेताजी वो नेताजी, वो उस बात को बीच में लाते ही नहीं है कि ये करप्ट हैं, इनको इस मामले में सजा हो चुकी है या इनके ऊपर इतने केसेस चल रहे हैं। तो मेरा आपसे मूल क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए अपनी वाणी के थ्रू, एटलीस्ट हम और कुछ तो नहीं कर सकते, वी डू नॉट हैव द पावर, क्या बोलना चाहिए या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और बस ऐसे ही बन जाना चाहिए जैसा समाज या पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा है, हमें खुद भी वैसे ही बन जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हम अच्छे हैं तो हमारे साथ सदैव अच्छा हो, ये होता नहीं। भगवान श्री राम बहुत अच्छे थे, 14 बार वनवास में गए। रावण बहुत दुष्ट था, उनकी वाइफ हर लाया, ठीक है, उसके बाद भी भगवान श्री राम ने कभी उनके साथ बदतमीजी नहीं की, बल्कि दूत भेजा अपना कि वॉर हटा लो या नहीं लड़ते हैं। हनुमान जी को भेजा कि भाई लेट्स नॉट गो इनटू वॉर, और कोई उनके साथ बदतमीजी नहीं की। रावण जब मरा तो ऐसा नहीं था कि ये देखिए ये सब भारतीय जो वो भारतीय परंपरा इतनी सहिष्णु और इतनी उदार हृदय की है कि जब रावण मरा तो ईश्वर ने क्या कहा, प्रभु श्री राम ने क्या कहा लक्ष्मण से, जाओ ज्ञान लेके आओ, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति है ये। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी बॉडी को म्यूटिलेट कर दो, इस पे थूक दो, इसको जो है बरी कर दो, वो ये कह रहे जाओ ज्ञान लो, क्योंकि जो इसकी जो ईवल थी उसकी वजह से इसका वध हो गया, लेकिन वो ज्ञान जो इसके पास है वो उसके उस ईवल ट्रांजैक्शन से अलग है। तो देखिए जो डेमोक्रेसी है, मेरे कहने का क्या मतलब था कि आज तक शुरू से हम आप अच्छे हैं और नियमतः चलना चाहते हो, भाई वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन में सिवाय दुख और इसे कह लीजिए कष्ट के आया क्या? भाई उनकी क्या गलती थी? मेरा कोई प्रश्न यही है कि उन्होंने तो प्रतिरोध किया, वध करने तक तो प्रतिरोध किया, तो क्या हमें हथियार डाल देने चाहिए या अपनी एटलीस्ट वाणी से इस तरह के पॉडकास्ट से प्रतिरोध करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी को डिमांड करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा नहीं है कि दो तरीके के मनुष्य होते हैं। जब आप ये पूछ रहे हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए, इसका मतलब आप करना नहीं चाहते। और जो दूसरे तरीके के मनुष्य होते हैं वो उनका नेचर स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो लड़ जाते हैं, वो ईश्वर प्रदत्त तो होता है, मुझे ऐसा लगता है। एक सामान्य नागरिक जो है वो डर जाता है कि यार मेरा परिवार है, मेरे बीवी बच्चे हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं मनुष्यों की जो प्रकृति है वो अलग अलग मनुष्य की अलग अलग है। अब मोदी जी थे, वो इतने बड़े, मतलब सोचिए, अभी तो अब आप देख ही रहे होंगे ये साध्वी प्रज्ञा जी एटीएस वाला छूट गई, उसके बाद एटीएस के एक ऑफिसर ने आके बोला कि इनको पकड़ लो, हिंदुत्व भगवा आतंकवाद का भी इन्होंने जो है सब थ्योरी रच दी थी ना। एक आदमी खड़ा हुआ, वो ये चाहता तो सोचता यार हम तो चीफ मिनिस्टर बन गए, जाके उनकी पाली में हो जाओ और उसके बाद वही वाली पॉलिटिक्स करना शुरू करो। नहीं लड़ा, वो लड़ता चला गया और उसको उसका फल मिलता चला गया। उसके साथ बहुत से लोग थे जो लड़े और वो जेल में चले गए। कई लोग वो थे जो चुपचाप मुंह बन के देखे रहे, मगर उन्होंने अपना काम वोटिंग करके कर दिया। वो बेचारे वो डरते थे, वो शायद समाज में सामने नहीं आना चाहते थे क्योंकि ईश्वर ने उनको उतनी साहस नहीं दिया था, या उनकी अपनी स्वयं की कोई मजबूरियां रही होंगी। लेकिन जहां उनको साहस दिखाना था उन्होंने वोट डाल करके, वो जिसे आप अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, हमारा वो वार्तालाप उसी दिशा में जा रही है जहां ऑटोमेटिकली जा रही है। मेरी सोच यही है कि एक तो हमें 300 पार पहुंचाना है नेक्स्ट इलेक्शन में, पर अकाउंटेबिलिटी भी डिमांड करनी है। जो करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, एक तो उसे 240 से 300 पार पहुंचाना है नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन में, पर फिर अकाउंटेबिलिटी भी, क्योंकि हम भी तो इस डेमोक्रेटिक सेटअप का पार्ट है, हमारा अधिकार तो है। अकाउंटेबिलिटी जब आप कहेंगे तो जनरल अकाउंटेबिलिटी तो हर 5 साल पे आती है। तो जब आपने ये बोल दिया परिमल जी कि 5 साल बाद उनको हमें वापस पहुंचाना है, आपने अकाउंटेबिलिटी खत्म कर दिया। आपने कहा हम तो स्वयं सेटिस्फाइड उनको वहां पहुंचाएंगे। रही दूसरे हर ट्रांजेक्शन की अकाउंटेबिलिटी, और उसका एक मिनट, हर अकाउंटेबिलिटी की, हर एक्शंस की अकाउंटेबिलिटी का जो माध्यम है वो अलग अलग है। अगर आप होलसम अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते हैं तो 5 साल बाद इलेक्शन में सरकार हटा दीजिए। अगर आप किसी जी, मैं नहीं मानता कि अगर हम सरकार हटा दें तो उससे कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है, या हम ये कहना कि क्योंकि हम उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं अगली बार भी तो हमने उनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म कर दी। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता।
क्योंकि मेरी बात आप समझे नहीं। 150 करोड़ लोगों के देश में आप टॉप डाउन अप्रोच है ना, हम तो बॉटम में हैं। हम कोई ऐसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड नहीं कर सकते कि उन्हें हमने अपॉइंट कर दिया तो हमने उन्हें एब्जॉल्व कर दिया उनके अकाउंटेबिलिटी से। मैं नहीं मानता, क्योंकि वो ऊपर सिंगल पार है, हम नीचे 150 करोड़ लोग हैं, हर एक की अलग अलग सोच है, डिमांड है, तो हम फंसे हुए हैं उसमें, हम नहीं कुछ कर सकते। तो मेरा मानना यह है कि उन्हें सरकार में भी रखना है और उनसे फिर डिमांड भी करना है कि कुछ काम अगर सही नहीं हो रहे हैं तो उन कामों को सही किया जाए। और जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि हम अपने देश में कितने डरे हुए हैं। आप विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत ही नॉलेजेबल हैं। उन्होंने कुछ रामचरितमानस या राम जी को लेकर 2 दृष्टांत दिए थे, फिर उनकी बाद में फैक्ट चेकिंग हुई थी लल्लन टॉप चैनल पर, और उन्होंने आकर पुस्तक खोलकर दिखा दिया कि भाई मैंने जो कहा था वो मेरे शब्द नहीं थे, इस पुस्तक में लिखा हुआ। पर वहीं पर जब अपनी शर्मा, क्या नाम है उनका, नुपुर शर्मा के साथ इंसिडेंट हुआ तो उनको बस के नीचे डाल दिया गया, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, चाहे वो मजबूरी थी। और वहां पर किसी का फैक्ट चेक करने की हिम्मत नहीं, मेरी भी नहीं है, क्योंकि हमें डर है हमारा सर तन से जुदा हो जाएगा। अपने देश में रहकर ही सच बोलने की, जो सत्यमेव जयते की मैं बात करता हूं, वो हिम्मत ही नहीं है कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे बुला के उनको फैक्ट चेक करा सके और वो भी कह सके कि देखो ये मेरे शब्द नहीं, ये तो यहां लिखे हुए हैं। तो मेरा आपसे, जो मैं आपसे एज अ नॉलेजेबल पर्सन इस समय कोशिश कर रहा हूं बाहर निकालने का, वो यही कि हमें किस दिशा में चलना चाहिए। क्योंकि मैं अपने यूथ को मतलब उनका मार्गदर्शन करना चाहता हूं इन पॉडकास्ट के थ्रू कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्या हिम्मत रखनी चाहिए अपने अंदर या छोड़ देना चाहिए और बस इस धारा प्रवाह में बह जाना चाहिए और अपनी दाल रोटी के बारे में ही सोचना चाहिए बस। नहीं देखिए, ये जो आज आप बात कर रहे नुपुर शर्मा के साथ हुआ, तो जब मंदिर तोड़े जा रहे तो लोग खड़े ही हुए ना। नुपुर शर्मा जी के आज आप जिस सर तन से जुदा की बात कर रहे हैं, ये तो डेमोक्रेसी का उपयोग करते हुए ये सामने वाली पार्टी को वो सामने वाला जो है उसको ये नहीं कहने देना चाहते कि भाई इसका जवाब उसी भाषा में दो। मगर जब भारत पे आया, जब वाकई में सर तन से जुदा की पॉलिसी लगाई गई, खुलेआम लगाई गई, लोग खड़े हुए। शिवाजी वो तो 1947 में भी लड़ रहे थे, फिर उसके बाद भी काफी, मैं आज के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, मैं आज ही के, देखिए मैं वही आपको कह रहा हूं, जब आवश्यकता आएगी, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं लड़ रहे या लोग बोल ही नहीं रहे, मैं बोल रहा हूं। उसका आप अगर मेरे YouTube पे चैनल पे जाए या दूसरे डिस्कशन में जाए, मैं खुल के बोलता हूं जहां तक हो सकता है। मैंने सुना, मैंने आपके सारे एपिसोड्स देखे हैं लगभग, और मैंने आपको ये भी कहते हुए सुना है आपको कि भाई मेरी गर्दन कट जाए, देखा जाएगा जो भी होगा। एग्जैक्टली। तो और ये नहीं, मैं नहीं, मेरे अलावा बहुत है एक्स मुस्लिम में, आरिशा जी हैं, सलीम वास्तिक जी हैं, समीर हैं, साहिल है, एडम सिक्कर है, ये लोग आ रहे हैं। इन्होंने तो लीग ही छोड़ दी सर। अब तो आप ये नॉर्मल सोसाइटल ह्यूमन बीइंग्स की लीग ही छोड़ दी है, वो तो एक डिफरेंट टेंजेंट पे चले गए हैं। परिमल जी अब ये सोचिए कि आज लोग रास्ते पे खड़े होकर, एक ईमान वाला काफिर जी का वीडियो मेरे उसमें आया था, मैं देख रहा था, वो रास्ते पे खड़े होकर के इस्लाम की अच्छाई बुराई डिस्कस कर रहे हैं। 10 साल पहले ये सोचा नहीं जा सकता था। हाँ, ये चेंज तो है, ये चेंज तो है। तो ये चेंज देखिए, पिछले 150 साल से भारत ने बहुत कॉम्प्रोमाइज किए हैं इस्लाम को खुश करने के लिए। जैसे हमने अपना झंडा बदल दिया, ये तिरंगा और ये सब लेकर के आ गए हम, जबकि हमारा कन्वेंशनल झंडा वो नहीं है जिसने इस भारत का निर्माण करवाया। ठीक है ना, वो आप नेपाल का झंडा देखे, वो हमारा कन्वेंशनल झंडा बनता है उसी तरीके का, वो है ना ट्रायंगल करके ऐसे 2 बना हुआ है उसमें, दैट इज व्हाट आवर फ्लैग इज। तो आप देखिए, अगर एक सऊदी अरेबिया का झंडा जो है वो अनअबैशडली कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि सब गॉड गलत है और मोहम्मद उनके आखिरी रसूल है, तो ये बात वो कहने के लिए उनको कोई शर्म नहीं आ रही, वो साफ साफ लिख रहे हैं। हमारी देखिए, और होता ये ना, डॉक्ट्रिन्स का बहुत फर्क पड़ता है। वही भारतीय, एक माँ के 2 बच्चे करते हैं, एक हिंदू और एक वैदिक और एक कुरानिक विजडम से पाला जाए, तो कुरानिक विजडम वाला वो गर्दन काटने के लिए तैयार है। इतना फर्क आ जाता है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मौलाना हैं, नाम मैं उनका भूल रहा हूं, वो बता रहे थे कि हम राजपूतों के खानदान से आते हैं और हमें परदादा के परदादा के परदादा को किसी मुस्लिम शासक ने मारा, तो वो अपने परदादा के लिए तो शब्द यूज कर रहे हैं, उसको मार दिया तू तड़ाक करके, और उनके लिए जिन्होंने मारा जो मुस्लिम थे, मतलब जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनके लिए वो बोलते हैं कुछ रेस्पेक्टेड वर्ड्स बोलते हैं। हाँ, रहमतुल्लाह अलैह। तो कि रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे
मेरे दादा भी नहीं बोलेंगे उसकी, मतलब उसके लिए मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप अभी हिंदू हैं, आपने जैसे ही अपना धर्म परिवर्तन किया आपके एटिकेट्स कहां चले जाते हैं। अच्छा, आपके एटिकेट्स एंटायरिटी में भी नहीं जा रहे, पार्शियली जा रहे हैं कि जब आप हिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं वो भी अपने दादा परदादाओं के बारे में, तो रेस्पेक्ट आपकी जीरो कि उसको मार दिया। आप जो है वो अपना पैरामीटर लगा रहे हैं ना। उनको तो ये कहा गया है कि जो काफिर है वो नजस है, उनके साथ सख्त वर्ताव करो। आप जब हदीसें पढ़े और ये सब पढ़े तो उसमें ये सिखाया जाता है यू कांट बी पोलाइट टू दिस थिंग्स। तो आपको काफिरों के साथ बहुत रूड बिहेव करना है, आपको उनके सामने हंसना नहीं है, या इस टाइप का उनको बनाया जाता है। और जो स्टिल दे आर रेवर्ड, स्टिल दे आर रेवर्ड। ये तो जो मौलाना लोग हैं अब आप यहाँ पे आपके मुंह पर सच बता रहे हैं, स्टिल दे आर रेवर्ड, मतलब दे आर पुट ऑन अ हाई तो ये पेडेस्टल। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का चूरन तो हटाना पड़ेगा ना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, रिलीजन जो मिमिक कर रहा है उसको ये कहते हैं भाई ये प्रैक्टिकल रिलीजन है, आपका तो फिलॉसफिकल है, बातें हैं, कहानियां हैं, ये ऐसे कहते हैं। पॉइंट ये कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट को आप अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन को से कंफ्यूज करेंगे तो फिर ये होगा। भाई वो साफ कह रहा है हमें रूल करना है, हमें शरिया लॉ लगाना है। वो ये कह रहे हैं कि भाई अल्लाह की हमें पूजा करनी है, पूजा करने से तो कोई रोक ही नहीं रहा, भाई जाओ और आप इबादत करो ना, क्या दिक्कत है। हमें इबादत है, हमें रूल करना है, हमें जीतना है। तो ये तो पॉलिटिकल डिमांड है, ये कोई स्पिरिचुअल डिमांड तो नहीं है ना। इसी के लिए सेकुलरिज्म आया था। इंडियन नेशनल चैनल्स पे जैसे शायद मदनी जी हैं, वो इतने बड़े मौलाना हैं शायद, तो वो उनका एक पेट डायलॉग है कि उनसे पूछा जाए कि देश पहले है या मजहब, तो वो कहते हैं दो आंखें, इन दो आंखों में कौन सा पहले है, दोनों बराबर हैं। कहने के लिए वो ये कहते हैं। और अगर उनसे कोई पूछता नहीं है नेशनल टेलीविजन पे, मैं हूं तो पूछूं कि फिर अगर आपसे ये कहा जाता है कि वंदे मातरम बोलिए, भाई नेशनल सॉन्ग है देश का, आपको तो प्राइड लेना चाहिए, तो तुरंत उनकी लेफ्ट आई राइट आई से बड़ी हो जाती है। वो कहते हैं वैसे तो एक आंख मेरी धर्म है, मजहब सॉरी धर्म नहीं, और एक आंख मेरा देश है, दोनों बराबर हैं, कोई आगे नहीं हो सकती। जैसे उनसे कहो कि नेशनल सॉन्ग गाएंगे तो फौरन उनकी लेफ्ट आई बड़ी हो जाती है, जिसपे आई लिखा है, और जिसपे भारत लिखा है वो छोटी हो जाती है तब, और कोई नहीं पकड़ पाता उन्हें नेशनल टेलीविजन पे। एक तरीके से ये पाखंडी तो है। तो फिर भी ये एग्जांपल तो फिर भी वो है भाई, अब आपने देश नहीं, आप संविधान की बात कर रहे थे, देश एक अलग कॉन्सेप्ट है। देश की बात अगर हम करें तो वो अलग हो जाएगा। संविधान की अगर हम बात करें, संविधान जो है अगर कुरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो आप क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे आप। कुरान का मतलब है गाए बगाए बोल देते हैं, जब उनका मौका लगता है वो बोल देते हैं। गाए बगाए क्या, साफ बोलते हैं कुरान इज सुपीरियर टू इस्लाम, इज सुपीरियर, इस्लाम पहले बाकी सब बाद में। जब आप वो बोल रहे हो तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, क्योंकि आप तो कह रहे हो गजवाइन कर रहे हैं, हम गजवाइन के साथ खड़े हो जाएंगे बिकॉज वो ईमान का हिस्सा है। और फिर वो नेशनल टेलीविजन पे आके खुल के एग्जांपल देते हैं कि ये तो दो आंखें दोनों बराबर हैं। टेलीविजन वाले मूर्ख है ना, वो आपसे जो पूछे उनको कुछ पढ़ा लिखा है ही नहीं उन्होंने। वो काउंटर नहीं करते उनको कि दोनों आंखें बराबर कह रहे हैं, और दूसरी तरफ काउंटर करते ना तो पढ़े लिखे, वो खुद भी वही चूरन बेच रहे ना। देखिए वो उनको भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, पॉइंट। और उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि वो ज्ञान हम लोग को दिया ही नहीं गया। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप देश में संविधान चला रहे हो और मुसलमान कह रहा है संविधान से पहले मेरे लिए कुरान है, और वो कुरान में अपनी सारी आस्था रख रहा है, संवैधानिक आस्थाओं को सिर्फ वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए यूज कर रहा है। वो आर्टिकल 25 को यूज करके कुरान नाफिज करना चाहता है यहाँ पे। पर वो उसके फिर बाकी वर्ड्स पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी भूल जाता है ना। नहीं वो तो चलिए, वो तो स्टेट का पावर है उसको रेगुलेट करने के लिए, वो छोड़ दिया, वो उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जिसको सेक्युलर होना चाहिए, पर राजनीतिक, कुरान का मतलब है राजनीतिक शक्ति भी कुरान के अंदर है, धार्मिक शक्ति या मजहबी शक्ति भी उनके अंदर है। तो पॉइंट ये है कि यदि आपने भारत के संविधान में वादा किया तो, या अपनी आस्था जताई, तो भारत के संविधान में निहित जो राजनीतिक या सियासी शक्तियां हैं वो कुरान में निहित सियासी शक्तियों से बड़ी हैं। इसीलिए कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन पोल्स अपार्ट हैं। नहीं, यहाँ पे मैं ऑब्लिगेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं यहाँ पे बात हो रही है हायरार्की ऑफ द लॉ की, ठीक है ना। हायरार्की ऑफ द लॉ में कुरान बड़ा है या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है? इसका मतलब यह है कि यदि कुरानिक ऑब्लिगेशंस को आपको फॉलो करना है और वो आपका ऑब्लिगेशन भारत के संविधान से में जो ऑब्लिगेशन निकलती है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन में है, तो आप कौन सा, जैसे मान लीजिए भारत का स्टेट एक लॉ बनाता है, यूपी एक लॉ बनाता है,
और पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा? तो आपको उसमें व्यवस्था दिया गया है ना आर्टिकल 246 में और आर्टिकल 254 में कि भाई क्या व्यवस्था होगी। तो पॉइंट ये है कि उसी तरीके से एक कुरान से जो फ्लोइंग ऑब्लिगेशंस है और जो संविधान से फ्लोइंग ऑब्लिगेशंस है, उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो आप किसको चुनेंगे? ये तो ठीक है कि कुरान और ये तो कुरान और संविधान दोनों हमारे लिए दो आंखें हैं। पॉइंट ये है कि आपको एक आंख बचानी हो, आपको इन्फेक्शन हो जाए, एक ही आंख बचेगी, तो कौन सा फोड़ेंगे आप? ये क्वेश्चन का है। बोलते हैं कि आधा ईमान है भाई, हम बोल रहे हैं हमारा पूरा ईमान है। कोई आधा ईमान नहीं है, देश हमारे लिए पूरा ईमान है, उनके लिए आधा ईमान है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पहले ये डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस तो सारी ही होनी चाहिए, क्योंकि मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं मस्जिद के सामने से भी निकलता हूँ तो मेरा सर झुकता है, क्योंकि मैं एक ही भगवान में विश्वास रखता हूँ। देखिए ऐसा है कि हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम डॉक्ट्रिनल रिविजिट कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके के गिल्टी, हम शास्त्रार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं, एक्चुअली मैं प्रयास कर रहा हूँ शास्त्रार्थ करने का, तो मैं किसी को डिमीन नहीं करना चाहता। नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं भाई। हम तो ये कह रहे हैं वेद और संविधान में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो संविधान प्रिवेल करेगा। वो तो करता ही है सर। ये तो जो सनातनी है उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो भगवान से लड़ जाते हैं, वो भगवान से लड़ जाते हैं। वो देखिए, मैं वो एक अलग अलग दोनों जो सिस्टम है उनकी, तो उनका ऑब्जेक्टिव, उनका मींस, मेथड सब अलग है। तो ये क्या, पहला ये जो ना, ये कम्युनिस्टों में सब रिलीजन बराबर है, ये नॉनसेंसिकल चीज है, बराबर भी नहीं है, और नॉनसेंसिकल चीज है। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बिल्कुल नॉनसेंसिकल चीज है। ये एग्जैक्टली ऑन द कॉन्ट्ररी, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। बैर रखना, अगर आप मजहब की टीचिंग में जा रहे हो, मजहब बोल रहा है कि भाई सामने वाला नजर से दोस्ती मत करो, नजर से क्रिश्चियन से, तो वो तो मजहब ही सिखा रहा है ना। हाँ। तो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ सनातन की, कि वो तो जो हनुमान जी थे, मैं करेक्टर्स को लेता हूं, चाहे वो आप उन्हें भगवान की तरह या माने किसी भी तरह, वो राम जी के अगेंस्ट खड़े हो गए थे जब उन्होंने अपनी माता को वचन दे दिया था, जबकि वो राम राम राम, जो उनकी भक्ति है वो एक्सेसिव है। अब मैं जो देखता हूं कि हनुमान जी की भक्ति एक्सेसिव क्यों है, क्योंकि वो रौद्र अवतार है और उनसे बड़ा योगी कोई नहीं है, इसलिए उनकी भक्ति में वो दिखता है एक्सेसिवनेस। पर वो राम जी के अगेंस्ट खड़े हुए थे, जो वो मुझे पूरा क्या कहना चाहिए, वो वाला ये वाला दृश्यांत पूरा याद नहीं है, पर शायद उन्होंने अपनी माता को किसी चीज का वचन दिया था, तो वो राम जी के अगेंस्ट खड़े हो गए थे, तो राम जी ने शायद उन्हीं के ऊपर बाण चला दिया था। अच्छा, ये मुझे नहीं तो मैं उसी में ये कह रहा हूं कि हम तो जब सब सनातन की बात करते हैं, तो हम तो जब देश की बात आती है तो हम तो एक तरह से भगवान से भी लड़ जाए। ऐसा भी है ना परिमल जी, आप यदि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड को देखें, जो अब्राहम फेथ वाला गॉड है और जो हमारे आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, पुरुषार्थ, भगवान, ईश्वर, देवता, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में है। वो गॉड हमारे आपके अलग है। अब्राहमिक फेथ के गॉड का कैरेक्टरिस्टिक जेलसी है, वो खुद कहता है मैं जेलस गॉड हूँ। और हमारे यहाँ है कि धर्म है रक्षितो रक्षिता, जो मुझे नहीं पता वो सही क्या है। मैं तुम्हें प्यार करने वाला हूँ, तुम मुझे मैं प्यार करो और मैं तुम्हें मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मगर कर्म तुम्हें करने हैं। मैं सबसे प्यार करता हूँ। किसी को गाली गलौज करने वाले वो इंसान, वो भगवान नहीं है, या वो ये नहीं करे। मैं इस तरह से समझाने का प्रयास करता हूं कि कृष्ण जी ने नहीं कहा कि मुझे जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट नहीं मानेगा और अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर नहीं मानेगा उसे सारी जिंदगी जहन्नुम में सड़ाऊंगा। कृष्ण जी ने ऐसा नहीं कहा। नहीं तो फिर भी आपने तो जो कंपेयर किया वो अर्जुन और कृष्ण का कर दिया। भाई कृष्ण जी ने ये, जैसे भगवान श्री राम ने ये नहीं कहा कि महादेव को भगवान मानोगे तो हम नाराज हो जाएंगे। ठीक है ना, बात तो कंपैरिजन तो भगवान में होनी चाहिए ना। तो वो ये कह सकते थे कि जो मेरे अलावा महादेव की पूजा करेगा उसकी तो वाट लगा देंगे, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने कहा जो मेरा भक्त है उनका भक्त है। महादेव कह रहे जो मेरा भक्त है वो तो राम का भक्त होगा ही होगा। ये है दो गॉड के बीच का आपस का प्यार। ठीक है ना। लेकिन आप अगर अब्राहमिक फेथ के गॉड को देखें तो वो ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि आई एम अ जेलस गॉड। तो ये जो वृत्तांत है ये बड़ा अच्छा कंपैरेटिव स्टडी है कि आप देखें कि भगवान श्री राम और महादेव का जो रिलेशनशिप है और अब्राहमिक फेथ का गॉड है और जो उसका दूसरे गॉड के प्रति एटीट्यूड है, वो आपको जो हमारी जो विरासत है और जो हमारा अप्रोच रहा है गॉड को लेके। देखिए मैं नहीं मानता है कोई गॉड, मेरा ये मानना है गॉड क्रिएटेड है बाय ह्यूमन बीइंग है। ठीक है ना। कोई द बिगेस्ट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज गॉड, इसी ने कहा है।
यस सर, मेरा ही कहना भी यही है कि गॉड हैज नॉट क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस ऑन द कॉन्ट्ररी हैव क्रिएटेड द गॉड। ठीक है, मैं शक्ति को जो एक ये सिस्टम चल रहा है इसको शक्ति तो एक अलग चीज है, शक्ति एक अलग चीज हो गई। अब आप गॉड पे नहीं, जैसे वेद में गॉड की रचना की बात नहीं की गई है, वेद में सत्य की बात की गई है। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ठीक है ना, वो कहता है सत्य एक है, वो गॉड नहीं कह रहा। जो आप बार बार कहते हैं कि सत्य एक है, उसे ढूंढने के रास्ते या प्रशस्त करने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। नहीं, ये भी नहीं कहता, वो कहता है सत्य एक है, उसको विद्वान जन अलग अलग तरीके से बताते। तो जन का विद्वान होना जरूरी है भाई, आप समझिए इसको, जन का विद्वान होना जरूरी है। और दूसरा कि ये समय समय पे आते आएंगे। ये पूरा कॉन्ट्राडिक्शन है अब्राहमिक फेथ का, जो कहता है कि वो प्रॉफिट आते हैं, और जो कंडीशनैलिटी है प्रॉफिट की, या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट का अब्राहमिक फेथ में, हमारे यहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हमारे यहाँ की धर्म की स्थापना के लिए जब जब धर्म का हास होगा, ईश्वर आते रहेंगे। तो जब ईश्वर आते रहेंगे, हम भगवान नाम ही बाने सर, पर जब हम कैरेक्टर्स देखते हैं, हम श्री राम का कैरेक्टर देखते हैं, हम कृष्ण जी का कैरेक्टर देखते हैं, वो कैरेक्टर ही अपने आप में, अगर मेरे लिए जो कैरेक्टर है वही भगवान है, जो विद्वता है मेरे लिए वही भगवान है, जो आइडिया है वही भगवान है। वो अलग अलग विषय में लिखे आते, लेकिन जो बात ये है ना कि जो इस्लाम की लड़ाई है वो है लास्टलीनेस, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, वो तो जब तक आखिरी इंसान इस धरती पे इस्लाम कबूल नहीं कर लेगा तब तक वो मोटो सॉल्व ही नहीं होगा। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि अब कोई मैसेज नहीं आएगा, अब गॉड नहीं आएंगे, अब गॉड का मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि गॉड तो आ नहीं सकते, उनके गॉड तो वो साथ उसमें रहते हैं, वो नीचे नहीं आना चाहते फॉर इनएक्सप्लिकेबल रीजन। वो मानव को बना तो दिए हैं, पर खुद मानव को अवतार लेके, जैसे हमारे यहाँ गॉड है वो साकार निराकार दोनों है, उनका गॉड जो है वो सिर्फ निराकार है। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट है, बिकॉज कि तब आपने गॉड की एक बहुत बड़ी शक्ति को निकाल दिया। अगर एक गॉड है वो कह रहा है मैं साकार भी हूँ और मैं निराकार भी हूँ, मतलब मैं जब तक हूँ मेरा कोई आकार नहीं है, मैं एक मतलब मैं ओमनीपोटेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट हूँ, तो मुझे विजुअलाइज ही नहीं कर सकते, तो मुझे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैं निराकार हूँ, निर्गुण हूँ। आप समझिए इस कॉन्सेप्ट के डेप्थ को समझिए। वो कह रहे मैं निराकार हूँ, निर्गुण हूँ, तो मनुष्य तो अनेबल हो जाएगा किसी ऐसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो निराकार और निर्गुण हो, क्योंकि हम जिसको साइंस कहते हैं वो है स्टडी ऑफ आकार और गुण। जो प्रॉपर्टी का एलिमेंट हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी को हम लोग तो हिंदी में गुणधर्म ही कहते थे ना। तो अगर आपको गॉड की व्यवस्था एक्सप्लेन करनी है और उसका न गुण है और न आकार है, अब आप कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा? तो सारी स्मृति हमारी फिर पर्सोनिफिकेशन पर ही बेस्ड है ना। तो वही मैं कह रहा हूं, मैं ये कहता कि उनका जो गॉड है वो निर्गुण है और निराकार है। हाँ। और हमारा जो गॉड है वो निर्गुण है, निराकार है और सगुण है, साकार है। उनका गॉड सगुण और साकार नहीं बन पा रहा है, हमारा गॉड निर्गुण निराकार भी बन जा रहा है और सगुण और साकार भी बन जा रहा है, तो उसका ज्यादा पावर है उनके गॉड में। ओमनीपोटेंट तभी मैंने यूज किया था कि इसलिए ओमनीपोटेंट है ये विचार, इसलिए मैंने ये यूज किया था। जब वो सगुण हो रहा है तो ओमनीपोटेंट है। हाँ, मैं तभी कह रहा हूँ, उसी कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जब वो ये दोनों क्षमताएं रखता है, निर्गुण होने की भी और सगुण होने की भी, निराकार होने की भी और साकार होने की, तभी मैंने यूज किया। बिल्कुल, तब आप उसको ओमनीपोटेंट कहेंगे। लेकिन आप उस गॉड को ओमनीपोटेंट कैसे कहेंगे जो निर्गुण है पर सगुण नहीं हो सकता, जो निराकार है वो साकार नहीं हो सकता। तो दो गॉड की अगर परिकल्पना ली जाए, एक गॉड की प्रॉपर्टी है कि वो निर्गुण और निराकार है, दैट्स इट। दूसरा गॉड है वो निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। तो इसका मतलब है कि इसके पास एक पावर ज्यादा है, इस वाले गॉड के पास एक पावर कम है। तो ये ओमनीपोटेंट नहीं है, बल्कि ये वाला गॉड ओमनीपोटेंट है, बिकॉज ये सारे फॉर्म को वो लीला भी कर सकता है और वो गायब भी हो सकता है सिस्टम से। जी सर, ये तो हमारा कुछ दार्शनिक और फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो गया थोड़ा सा। अब हम थोड़ा करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। और जो ये ट्रम्प सागा वाइंड अप करते हैं, बिकॉज मैं कहीं जाना है, 11:15 ऑलरेडी बज गए। हाँ, बस 2 मिनट में, 2 से 5 मिनट में वाइंड अप करते हैं। ये ट्रम्प सागा जो चल रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे कि चाइना ने तो काउंटर कर लिया, उसके पास रेयर अर्थ्स भी हैं और वो दुनिया की फैक्ट्री भी है, वो हार्डवेयर बना रहा है, उसने तो चाबी घुमा दी कि भैया बंद कर दूंगा देना सामान, तो अमेरिका लाइन पे आ गया। हम क्या करें?
मैं जो यूथ को मोटिवेट करना चाहता हूं, मेरे लाइफ का यही पर्पस है, ताकि अगले आने वाले 30 से 40 साल में हम भी उस लेवल की इकोनॉमी बन सकें इन रियल टर्म्स, ना कि केवल टेरिटरी इंडस्ट्री में ना रहे, हम उससे प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाए, प्रोडक्शन में, ताकि हम भी टैकल कर सकें जो अमेरिका है उसको। तो क्योंकि हम तो केवल लेबर हैं, चीप लेबर उन लोगों के लिए, इसलिए वो हमें बहुत परेशान कर रहा है इस समय। हम चाइना की तरह उसे काउंटर नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। हम चीप लेबर नहीं है, हम चीप रिसोर्स है, रीजनेबल रिसोर्स है। उनकी नजर में मैं नहीं मानता अपने आप को, मेरा इसमें आर्टिकल है, मैं अपने आप को चीप लेबर नहीं मानता, उनकी नजर में जरूर है। मैं नहीं, उनकी नेबर में भी न तो आप लेबर हैं और न तो आप चीप हैं। पॉइंट है रीजनेबल है आप। हाँ। इंडिया गया जमाना जब इंडिया लेबर भेजता था, आज आप लेबर नहीं भेजते हो। अमेरिका इंडियन लेबर लेने को तैयार नहीं हो। लेबर अगर कोई ले रहा है तो वो तो ये यूएई और इजराइल और ये सब कंट्रियों में लेबर जा रहे हैं, अमेरिका में लेबर नहीं जाता। और यही हमारा रिसोर्स है जिसको हम तो ये डर रहे हैं कि 120 बिलियन का हमारा जो सॉफ्टवेयर का वो है उसका नुकसान हो जाएगा। भाई अमेरिकन कंपनीज को चलाएगा कौन? आपने बना तो दिया, और वो बना इसलिए क्योंकि वो चला भी इसलिए क्योंकि वो मार्केट उसको यूएस से बाहर मिला। यूएस के मार्केट में ये प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट खाली अगर यूएस में बिकेगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनेगा। अमेरिकन कंपनीज का आउटलुक और उनकी एस्टैब्लिशमेंट करने वाले अमेरिकन ओरिजिनल नहीं है, वो सभी जानते हैं वो बाहर से आए हैं। सारे ट्रम्प अल्ट्रा नेशनलिस्टिक हो सकते हैं, पर जो जैसे आप उसको ले ले माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के, उनके पास क्या आदमियों की कमी थी? कोई व्हाइट को नहीं लगा सकते थे, क्यों लगाया सत्या नडेला को उन्होंने? क्योंकि वो जानते हैं, वो खुद इमिग्रेंट है, वो इस बात को समझते हैं। उसी तरीके से सरगेई ब्रिन कोई अमेरिकन नाम तो है, अरे अमेरिकन नाम तो साफ कर, सरगेई नाम बता रहा है कि रशियन है बंदा, तो वो रशिया के उससे उठ करके उसने अमेरिका में एक वो बनाई। तो उसने भी जब अपना वो दिया, क्योंकि जो लोकल अमेरिकन है, ये तो वॉर के थ्रू इन्होंने इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन आप जिसको सो कॉल्ड कहते हैं, जो इन्होंने अमेरिकन लैंड पे कब्जा किया, वो तो वॉर, मारपीट और इससे किया। बाद में सारी दुनिया के लेबर ने बनाया है अमेरिका को। जैसे जो टॉप लेयर है, जो हायरार्की में, मैनेजमेंट में टॉप लेयर है, जो इंडियंस ही है, चाहे सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के, पर वो तो मुझे नहीं लगता ना कि कुछ इसमें रोल प्ले कर पाएंगे, क्योंकि वो तो एज गुड एज कंपनी है। मैं तो हमारी कंट्री की बात कर रहा हूं कि हमारी कंट्री कैसे टैकल करेगी। हमारी कंट्री उन्हें वर्कफोर्स दे रही है, चाइना की तरह ना रेयर अर्थ दे रही है, हमारे पास है नहीं, ना ही हार्डवेयर प्रोवाइड कर रही है, मतलब कोई ऐसा फिजिकल प्रोडक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हम दुनिया की फैक्ट्री है नहीं। हमारे देश का जो नहीं, आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता कि चाइना के बाद जो रेयर अर्थ है वो अमेरिका के लिए कोई बहुत ज्यादा परेशानी होगी उनको लेने के लिए। दे हैव इनफ रिसोर्सेज इन कैनेडा। ये देखिए, ये कोई चाइना बेस्ड किसी न्यूज़पेपर का पेडल्ड न्यूज है, हो सकता है आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये मैं इसको नहीं मानता कि देखिए ऐसा है, जो मुझे लगता है कि चाइना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हैज इन्वेस्टेड अ लॉट इन इंटरनेशनल मीडियाज, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वो हर जगह पे, छोटा सा इंटरजेक्शन, चाइना के पास अपने रिसोर्सेज भी हैं और चाइना ने अपने पैर पूरी दुनिया में फैला लिए, वो वहां से भी रिसोर्सेज ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, किसी हद तक सही है, पर ऐसा नहीं है कि वो हर जगह से उनको वो इतने बड़े पावर हो गए कि उनके पास पूरे दुनिया के रिसोर्सेज पे कब्जा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर है कि चाइना इज प्रोड्यूसिंग इन बल्क, दैट इज नो डाउट, वो वर्ल्ड की फैक्ट्री है, बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग दोज आइटम जो सिर्फ चाइना में अवेलेबल है और कहीं उसकी अवेलेबिलिटी है ही नहीं। ये नहीं है, दुनिया ने उनको ये बात दिया बिकॉज ऑफ द चीप लेबर कि चाइना में बनता है तो उसका कॉस्ट बहुत कम रहता है। बट ये कहना कि वो जो रेयर अर्थ है या ऐसे जो मिनरल्स है वो सिर्फ वहां पे अवेलेबल है, बाकी दुनिया में कहीं अवेलेबल, ऐसा नहीं है। नहीं, अवेलेबल है, पर तो अगर चाइना ये धमकी दे रहा है कि हम आपको नहीं बेचेंगे, तो फिर आपकी जो इकोनॉमी है वो बेचने पे डिपेंडेंट है। जिस दिन आपने बेचना बंद किया, आप खत्म हो जाओगे। नहीं, वो तो काउंटर धमकी दी ना उसने अमेरिका को। जहां तक मेरी रीडिंग है कि उसने डील कर ली है, तो उसने वापस, अमेरिका ने वापस रिड्यूस कर दिए टैरिफ चाइना के लिए। लास्ट मेरी जो चाइना के लिए कितने %, अब मैंने देखा नहीं न्यूज, अगर उन्होंने कोई ऐसा ऑथेंटिक, क्योंकि कल तक तो आ रहा था न्यूज में, मैंने पढ़ा कि इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। उसके बाद परसों, अरे उसके बाद एएनआई ने कर वो किया कि नहीं, ऐसी कोई न्यूज नहीं है, गवर्नमेंट सोर्सेज करिए, वी आर स्टिल बाइंग द ऑयल। तो न्यूज की ऑथेंटिसिटी आज की डेट में ना थोड़ा सा वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन अगर ये है, मान लीजिए
इट्स प्रॉब्लमेटिक है न्यूज की ऑथेंटिसिटी तो। हाँ, पर हाँ, न्यूज इंडिया की को परेशान तो कर रहा है ट्रम्प, क्योंकि हाँ, वो वो 25% टैरिफ लगा दिया उसने। तो ठीक है ना, मुझे नहीं देखिए, मैं पर्सनली कन्विंस्ड हूं कि ये जो ट्रम्प, देखिए इंडिया अमेरिकन इकोनॉमी नेशनल इकोनॉमी नहीं है। अमेरिका सुपर पावर अपने लोगों को बेच करके नहीं बना है। जो भी कंट्रियां अपने लोगों को बेच रही हैं या सिर्फ अपने तक डिपेंडेंट है, वो जैसे यूरोप की जितनी भी इकोनॉमी है वो आपस में ही डिपेंडेंट है, वो सारी 3-4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अमेरिका और चाइना दोनों बाहर से बेच करके इन्होंने अपने आप को 20-20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाया है। इंडिया का भी बहुत हद तक अब धीरे धीरे उनकी एक्सपोजर जो सॉफ्टवेयर और इसकी वजह से इंटरनेशनल हो रहा है। तो अगर अमेरिका ये कहना चाहता है कि भाई दो चीजें अमेरिका की शक्ति को वो करती है। एक तो अमेरिका में जो लोगों का ट्रस्ट है कि डॉलर की वैल्यू नहीं गिरेगी। अगर ये ट्रस्ट चला गया जिस तरीके से, और वो डॉलर की वैल्यू उस अमेरिका के इंडस्ट्रीज से नहीं आती, डॉलर की वैल्यू अमेरिका में ट्रस्ट के ऊपर से आती है कि इट्स स्टेबल गवर्नमेंट, इट्स स्टेबल इकोनॉमी, इट्स स्टेबल फोर्स। अगर ट्रम्प इसको जो है वो किसी तरीके से डिसरप्ट करते हैं तो डी डॉलराइजेशन तो छोड़िए, उनको अभी एक दिन में वो बिल्डिंगें गिर जाती हैं, पता नहीं चलता कि दरार आई कहां पे। वो इसको ओवर द बोर्ड ले जा रहे हैं, वो दुनिया को मजबूर कर, देखिए हो सकता है चाइना अभी कर ले डील, मगर चाइना के दिमाग में अगर ये बात बैठ गई ना, जिसे आप कहते हैं अकाउंटेबिलिटी या एक जो फीलिंग ऑफ बिट्रेयल या फीलिंग ऑफ सब्जुगेशन, वो आदमी उस समय तो नेगोशिएट कर लेता है, बाद में वो आपकी जो है वो जड़ें खोदता रहता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक नियम है पार्टी ऑटोनॉमी, दोनों अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगे। ट्रम्प इस बेसिक रूल को, पार्टी ऑटोनॉमी के रूल को वो आर्म ट्विस्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं मेरे हिसाब से चलो। तो ये तो भाई हम, हो सकता है कि इंडिया का टैरिफ आपके लिए कुछ ज्यादा हो और हम उसको बैठ के नेगोशिएट कर सकते हैं, बट ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन डिटरमाइन बाय मी कि इस वाले मार्केट में मत जाओ, इस वाले मार्केट में मत खरीदो, इससे ट्रांजैक्शन मत करो। ये पार्टी ऑटोनॉमी और फ्री विल और फ्री मार्केट को तो नहीं करता। अगर ट्रम्प फ्री मार्केट में विश्वास करते हैं देन ही इज डूइंग एवरीथिंग which is antithesis of the free market। आप कर लीजिए, आपको एक साल का नतीजा, उनके अंदर से कोलैप्स होंगी उनकी कंपनियां, आप देख लीजिएगा, नैस्डैक गिरेगा। और जी, अपने लिए तो वो फ्री इकोनॉमी में बिलीव करता है ट्रम्प, बाकियों के लिए नहीं करता। इकोनॉमी का इंटरनल मैनिफेस्टेशन थोड़े है। फ्री इकोनॉमी जो है वो WTO बनाए क्यों थे? ये मेरा अपने लिए कहने का मतलब, जहां तक उसका फायदा है तो इकोनॉमी फ्री होनी चाहिए। हाँ, वही दूसरों का फायदा है तो उसकी डिक्टेटरशिप चलेगी। उनका फ्री इकोनॉमी जो है उसकी डेफिनेशन नेशनलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है ना, इंडिया की अमेरिका में बनाओ, अमेरिका में प्रोड्यूस करो, अमेरिका से बेचो, ये वो चाह रहे। अमेरिकन खरीदो और अमेरिका में बनाओ, बाय अमेरिकन मेक अमेरिकन। और वो दुनिया को भी यही, हमें प्रॉब्लम है आर्म ट्विस्टिंग इंडिया की तो चल रही है, क्योंकि हम उस पेडेस्टल पे नहीं है कि हम चाइना की तरह काउंटर अभी तो नहीं कर पा रहे उसको। देखिए ऐसा है कि विश्व में हम जब दुनिया की 30% इकोनॉमी थे, अमेरिका नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये बात मान लेना कि हम अमेरिका के बिना हमारी इकोनॉमी, हो सकता है कि आप ग्रो कर रहे हो 4.5, 6% से, आप 6% पे आ जाओ, 5.6% पे आ जाओ, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अमेरिका के साथ ट्रेड है ही कितना आपका, 500 बिलियन ट्रेड, 500 बिलियन डॉलर की बात हो रही थी। ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा गूगल पे कि कितना बिलियन उसका वॉल्यूम है। इंडिया का मेन ट्रेड होता है इंडोनेशिया के साथ। इंडिया का बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी अगर वहां के कस्टमर्स को इंडियन प्रोडक्ट्स चाहिए तो वो तो खरीदेंगे, चाहे महंगे पड़े, खरीदना तो पड़ेगा ही। अगर उनकी नेसेसिटीज है वो चीज तो उन्हें खरीदना पड़ेगा। वो रीजनेबल, देखिए ऐसा है कि हाई लेबर लॉज, अरे हाई लेबर रेट्स, इसको देखते हुए अमेरिका में अब आप अगर एक जो उनकी कंपनी खुद ही इंटरनली वो इनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगी भाई। आपको अगर वेज देना है किसी को $10,000, वही काम सामने वाला $1,500 में करने को तैयार है विद सिमिलर स्किल सेट, आपकी सोसाइटी अनसस्टेनेबल हो जाएगी। इन्फ्लेशन से आप हो जाओगे। आप तो थ्राइव का, आपके डॉलर की वैल्यू अमेरिकन इकोनॉमी से नहीं आती है, आपके डॉलर की वैल्यू आती है आपके इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स से, क्योंकि पूरी दुनिया उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रही है। बिकॉज वो ट्रस्ट है ना, डॉलर पे ट्रस्ट खत्म हो जाए, डॉलर खत्म हो जाएगा। तो ट्रम्प विली नीली उस ट्रस्ट पे अटैक कर रहे। हो सकता है ट्रम्प में वॉन टेम्पररीली कुछ उनको बेनिफिट मिले, मगर उनकी इकोनॉमी के लिए ये ट्रम्प इज नॉट लुकिंग, वो बाहर अटैक तो कर रहे हैं बट ट्रम्प ये नहीं देख रहे हैं कि क्या ये इकोनॉमी सस्टेनेबल है इंटरनली।
क्योंकि ट्रंप को वोट करने में जो लोग हैं वो सारे रेसिस्ट हैं ऐसा नहीं मानता, कुछ उसमें होंगे, लेकिन 40-50% ऐसे लोग हैं जो समझते हैं हम इमिग्रेंट हैं, वो खाली वोकिज्म से और डेमोक्रेट्स की जो अजीबोगरीब एक्सट्रीम जो पॉलिसियां हो गई थी उससे वो नाराज थे। तो मेरा ये कहना है कि अमेरिकन इकोनॉमी इज अ फ्री इकोनॉमी एंड फ्री इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। अगर वो इन मार्केट फोर्सेस को डिस्टर्ब करते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी का सस्टेनेंस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का बेस क्या है, मार्केट से वो गन और ये सब बेचते हैं ना, एक उनका हथियार है, उनके सबसे बड़ी इंडस्ट्री उनकी आर्म एंड एम्यूनेशन ही है, बाकी तो वो इंपोर्ट ही कर रहे हैं, छोटी मोटी चीजें तो वो इंपोर्ट ही करते हैं। तो अब आर्म्स एंड एम्यूनेशन हो गया और थोड़ा बहुत ये जेट्स वेट्स हो गए, बोइंग शोइंग और ये सब। तो ऐसा नहीं है, इसका यूरोप सीधा फायदा उठाएगा। यूरोप इज लिकिंग द वुंड, क्योंकि यूरोप ने 15% पे वो कर तो लिया है उनके साथ। यूरोप डील हो गई उनकी। हाँ, उनकी डील हो गई है, यूरोप हैज केव्ड इन, बट ये यूरोप भूलेगा नहीं, और यूरोप को ये अच्छा नहीं लग रहा। और दूसरी चीज कि अमेरिका वो तो नेटो भी इंपोज कर रहे हैं कि नेटो भी तुम मेंटेन करो, 5% अपनी इकोनॉमी का जीडीपी पे भी लगाओ, उसके बाद हमसे ज्यादा टैरिफ पे सामान भी खरीदो। तो ये तो यूरोप की जो लाइफस्टाइल है उसको सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी इंडस्ट्री को आज टैरिफ लगा के फायदा करोगे, मगर एक बात याद रखिएगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दुनिया अभी तक लेथार्जी में थी कि वो डॉलर को बर्दाश्त कर रही थी। आपके पास हासिल क्या है? दुनिया अगर अगेंस्ट में हो जाएगी, आप क्या कर लोगे? न्यूक्लियर बम मारने का हमने कोशिश भी की थी, शायद ब्रिक्स के थ्रू कोशिश की थी हमने रूपी को इंटरनेशनलाइज करने की, पर उसमें भी फिर ट्रंप ने और अमेरिका ने आर्म ट्विस्टिंग की थी और धमकी दी थी कि अगर तुम लोगों ने ये कोशिश की तो तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा दे, सब कुछ। तो अभी वी हैव टेकन अ स्टेप बैक। उनको रूपी के इंटरनेशनलाइजेशन से प्रॉब्लम नहीं है, उनको डी डॉलराइजेशन से प्रॉब्लम है। तो वो तो उसका सर उसका नेचुरल इंपैक्ट है ना। अगर कोई भी दूसरी करेंसी इंटरनेशनलाइज होगी तो डॉलर को तो धीरे 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 डी डॉलराइजेशन हो ही जाएगा दुनिया में। नहीं, जैसे मान लीजिए हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसमें हम बार्टर कर सकते हैं या जिसमें हम लोकल करेंसी में खरीद सकते हैं, वहां पे हम खरीदे। उसका ये मतलब नहीं है कि उसी कंपनी से, उसी कंट्री से हम दूसरे प्रोडक्ट डॉलर में ना खरीदे, ये हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कुछ गुड्स जो है उसमें हमारा रुपी यूजफुल है, बिकॉज की यही गुड्स तुम आगे बेच करके और उसको रुपी से पेमेंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम आपके बीच में ट्रेड हो रहा है, हम आपसे दो चीजें ले रहे हैं, एक चीज के लिए मैं रुपए में पे कर रहा हूँ, एक चीज के लिए मैं डॉलर में पे कर रहा हूँ। जिस चीज को मैं रुपए में पे कर रहा हूं तो उसका कारण यह है कि आप वही चीज किसी दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं, या आप किसी दूसरी कंट्री से कोई चीज खरीद रहे हैं और उसको रुपी में पेमेंट करने को तैयार है, तो वो भी उसको रुपी में एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपसे डॉलर को नहीं, लेकिन डी डॉलराइजेशन मतलब कि डॉलर का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो। वी आर रेडी टू बार्टर बट नॉट डॉलर पेमेंट ऑफ। हम ये भी कोशिश कर रहे थे कि शुरुआत में चाहे 10 कंट्रीज दुनिया की अपना कुछ ट्रेड रुपी पर ले जाएं, एटलीस्ट उसमें रुपी में ट्रांसफर करना शुरू करें, कि हमसे ही जो डीलिंग्स कर रही हैं जो डॉलर्स में हो रही है उनको डॉलर में छोड़कर रुपी में करना शुरू कर दें। तो फिर धमकी आई थी अमेरिका की तरफ से, और मेरे हिसाब से उसका जो अल्टीमेट इंपैक्ट होगा वो डी डॉलराइजेशन ही होगा। अगर आज 200 कंट्रीज डॉलर यूज कर रही हैं और उसमें से फिर 20 कंट्रीज हट जाएं तो वो धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की तरफ ही बढ़ेगा, जहां तक मेरी समझ के। डी डॉलराइजेशन आपका बिल्कुल बात सही है कि एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, मगर डिक्लेयर्ड कॉन्सिक्वेंस करना कि मैं डी डॉलराइजेशन क्यों जा रहा हूं, और एक है कि भाई आप मान लीजिए बार्टर कर रहे हो, वो भी डी डॉलराइजेशन है। अगर आप जैसे फूड फॉर गुड्स कर रहे हैं तो वो भी वहां से डॉलर बीच में से हट जाता है। हाँ, तो वो ऐसा थोड़ा कि अब आप बार्टर को बंद कर दोगे, या कोई बार्टर कर रहा है, बार्टर कर रहा है तो आप कहोगे ये डी डॉलराइजेशन है एक तरीके का। यस, डी डॉलराइजेशन। पर हम पर्टिकुलरली रुपी लेके जा रहे थे एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो भी पीछे स्नब किया था अमेरिका ने। ठीक है, देखिए जैसा भी नहीं, देखिए जैसे अभी अब मैं तो एक लॉयर हूं, तो हम लोग के पास अभी हम लोग एक सिस्टम में भी थे कि रशिया और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि रशिया ने रुपी पे खरीदा। अब उनके पास इतने रुपए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा इसका हम करें क्या। बाद में ये रशिया को क्रेडिट लाइन दी हुई है ना बहुत टाइम से। नहीं, क्रेडिट लाइन नहीं, ये जो ऑयल खरीदा हमने, क्रेडिट लाइन इज अ डिफरेंट थिंग। ऑयल खरीदा हमने, क्रेडिट लाइन अपने ही रुपए में लेते। जो ऑयल दिया, उस ऑयल के बदले में जो वैल्यू दी वो हमने रुपए में दिया, वो रुपए इंडियन बैंक्स में लाई कर रहे हैं। तो अमेरिका अब रशियन से पूछे हम रुपए का करें क्या, क्योंकि मार्केट में कोई इनका टेकर नहीं है। हमसे खरीदो चीजें और हमें पे कर दो। इसके बदले में कुछ लॉयर्स हम लोग मिलकर के ये प्रोग्राम बना रहे थे कि रशियन गवर्नमेंट से बात की जाए कि ये जो रुपया है आपका, इसको आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, अपनी कंपनियों से बोलो वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, एंड वी विल हेल्प देम सेट अप कंपनीज। तो ये लॉयर्स के पास था कि उनके पास बहुत अरबों रुपए उनके पास पड़े हुए हैं, बट दे डोंट नो व्हाट टू डू इट।
तो उसका कोई सॉल्यूशन हो रहा है, वो गवर्नमेंट से वो करे कि नहीं भाई अब जो है आप कुछ और चीजें दीजिए, फार्मास्यूटिकल और ये वो, बिकॉज रुपए में ट्रेड करने को तैयार नहीं, बिकॉज इंडियन रुपए की वैल्यू वो है नहीं मार्केट में जो डॉलर की है ना, वो तो हम तो उसके मुकाबले तो कहीं नहीं है, तो सच है। रुपए में तो कौन ट्रेड करना चाहेगा, नेपाल भूटान और ये सब चीजें है। अब यूपीआई आप लेके जा रहे हो, यूपीआई अब आपने देखिए अमेरिका को चोट तो पहुंचाई है, वीजा और मास्टर कार्ड खत्म कर दिया आपने इस देश से। आप रुपए को ला करके वीजा और मास्टर कार्ड तो मोदी जी ने खत्म कर दिया ना, और वीजा और मास्टर कार्ड बहुत बड़ी लॉबी है, उन्होंने उस समय भी चीख पुकार मचाई थी कि ये खत्म कर देगा, खत्म कर देगा, और उस आदमी ने खत्म कर दिया। हाँ, और कुछ और कंट्रीज भी हमारे इसको यूपीआई को अडॉप्ट कर रही हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, इसलिए भी अमेरिका शुरू में चाहता है, वो दे रहा है फिनटेक इन कॉमर्स एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, वो रिवॉल्यूशनरी है, उस तरीके का प्रोडक्ट है नहीं अमेरिका के पास। आधार को लेके बिल गेट्स की आपने सरप्राइजिंग कमेंट्स नहीं सुने हैं? ही वाज सिंपली, उन्होंने कहा हमारा जो सोशल सिक्योरिटी है वो आधार का 1/10 नहीं है, इतना डेटा, इतना आइरिस और फिंगरप्रिंट्स और उसके बाद नंबर, और ये एकदम उसको जैम के साथ वो जोड़ करके उन्होंने, दिस इज रिवॉल्यूशन यार। वो कह रहा है ये अमेरिका में लाओ। आप सोच रहे हैं, तो वी हैव गॉन पास्ट जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 5.0 है, उसमें तो अब इंडिया जो है वैसे आगे है अभी फिनटेक सॉल्यूशंस में या दूसरे तरीके के सॉल्यूशंस में, वी हैव मार्च्ड मच अहेड ऑफ देम। बट यही है कि अभी हमारी इकोनॉमी का साइज थोड़ा छोटा, और दूसरा बात ये कि हमारी जो फॉल्ट लाइन है ये रिलीजन और ये सब चीजें ना, पॉपुलेशन को और पुल बैक करती हैं। पॉपुलेशन अमेरिका इज 3 times द साइज ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। तो मेरी समझ जहां तक कहती है कि हमारी इकोनॉमी तो कम से कम $200 ट्रिलियन होगी, तब जाके पर कैपिटा इनकम हमारी वहां पहुंचेगी। हाँ, अगर वो 20 ट्रिलियन है तो हमें तो सो फार एज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न कम से कम 200 ट्रिलियन पे जाना पड़ेगा, जो कभी शायद हो नहीं सकता। अगर हम 15 ट्रिलियन पे भी चले जाएं या 20 ट्रिलियन पे भी चले जाएं और नंबर 2 हो जाएं आफ्टर चाइना और अमेरिका नंबर 3 हो जाए, पर इश्यू तो पर कैपिटा इनकम का है, वो तो हमारी फिर भी बहुत नहीं। मैं देखिए परिमल जी, इसमें फिर ना आपको पर कैपिटा इनकम को हटाना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू, आपको पीपीपी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमको कंसीडर रखना पड़ेगा। जो पीपीपी है मेरे ख्याल से वो रियल ट्रांजैक्शनल वैल्यू दिखाता है रादर देन पर कैपिटा इनकम का क्रूड डिवीजन बाय पॉपुलेशन टू जीडीपी, बिकॉज बाइंग कैपेसिटी अल्टीमेटली इकोनॉमिक तो बाइंग कैपेसिटी है ना, परचेज एंड सेल ही तो है, डिमांड एंड सप्लाई तो है। तो आप अगर बाइंग कैपेसिटी देखो कि $1 में वो क्या खरीद रहा, अब यहाँ पे आता है वो, आजकल तो यूट्यूबर आते हैं वो दिखाते हैं 0.35 सेंट में हमने वो कर दिया, क्या नाम है, ब्रेकफास्ट खत्म, डन एंड डस्टेड। आप वो ब्रेकफास्ट अमेरिका में $3 $4 से नीचे कर नहीं सकते, यहाँ 0.35 सेंट, यानी कि अगर 40-50 रुपए में भी आप जाएंगे अच्छा ब्रेकफास्ट करके आप चले आएंगे। तो वो चीजें मेरे ख्याल से वो हो जाएगा मैचअप। द डे इंडिया बिकम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, बहुत फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव टू, उनका अगर हाई कैपिटा है पर कैपिटा, तो उनका जो डॉलर जो वैल्यू है डॉलर की वो मार्केट में नहीं है। उनका $5000 जो है वो हमारे यहाँ के $500 या $800 के बराबर है। अगर आप परचेस पावर पैरिटी की बात कर रहे हैं, परचेस पावर पैरिटी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जी ठीक है सर, आज के लिए बहुत बहुत फिर धन्यवाद आपका।